एडवांस पार्टनरशिप अकाउंट्स पार्ट 9 उच्चतर साझेदारी लेखे भाग 9 जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के बीकॉम प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी वित्तीय लेखांकन जो ग्रुप 1 का प्रथम पेपर है उसकी इकाई 4 में यह अध्याय सम्मिलित किया गया है। बीकॉम प्रथम वर्ष के वित्तीय लेखांकन प्रश्न पत्र का संपूर्ण पाठ्यक्रम आपके स्क्रीन पर उपलब्ध है और जिस इकाई का अनवरत अध्ययन जारी है वह आपके सामने लाल रंग से दर्शाया गया है। अभी हम जारी रखे हुए हैं अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म के विघटन या समापन पर आने वाली लेखांकन समस्याओं के बारे में। गत अध्याय में हमने गत व्याख्यान में हमने समापन पर अपनाई जाने वाली लेखांकन प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें सर्वप्रथम वसूली खाता यानी रियलाइजेशन अकाउंट बनाना आवश्यक होता है। वसूली खाता बनाने के लिए की जाने वाली लेखा प्रविष्टियां अर्थात समापन संबंधी लेखा प्रविष्टियां, अब हम उनका अध्ययन प्रारंभ करेंगे। फर्म के समापन पर की जाने वाली लेखांकन प्रविष्टियां 8 भागों में विभाजित की जा सकती है। नंबर 1, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, संपत्तियों के हस्तांतरण पर रोकड़ व बैंक शेषों को छोड़कर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, प्रत्येक संपत्ति के चिट्ठे में दिए गए मूल्य से प्रत्येक खाते का नाम लिखा जाएगा। नंबर 2, ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज, संपत्तियों के हस्तांतरण पर साझेदारों के ऋण, पूंजी तथा अविभाजित लाभों को छोड़कर सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, चिट्ठे में दिए गए मूल्यों से प्रत्येक दायित्व का खाता अलग अलग नाम से डेबिट किया जाएगा। नंबर 3, सेल ऑफ एसेट्स, संपत्तियों के विक्रय पर कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, संपत्तियों के वास्तविक विक्रय मूल्य की राशि से अब संपत्ति को क्रेडिट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संपत्ति खाते रियलाइजेशन अकाउंट में हस्तांतरित करके पहले से ही बंद किए जा चुके हैं। अब हमारी पुस्तकों में संपत्ति खाते विद्यमान नहीं हैं। साझेदार द्वारा किसी संपत्ति को लेने पर एसेट्स टेकन बाय एनी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, साझेदारों के बीच आपस में तय किए गए यानी आपस में किए गए अनुबंध द्वारा जो मूल्य निर्धारित किया गया है उस राशि से यह प्रविष्टि की जाएगी। पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, दायित्वों के भुगतान पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, वास्तव में भुगतान की गई राशि से यहाँ पर जिस प्रकार संपत्तियों के खाते बंद कर दिए गए थे उसी प्रकार दायित्वों के खाते भी क्योंकि बंद कर दिए गए हैं,
अतः किसी भी इंडिविजुअल लाइबिलिटी को यहाँ पर डेबिट करने की आवश्यकता नहीं है। सभी दायित्वों का अब एक ही नाम हो चुका है, वह है रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट, लाइबिलिटी टेकन और पेड बाय एनी पार्टनर। किसी साझेदार द्वारा किसी दायित्व का भुगतान का भार वहन करने पर या साझेदार द्वारा किसी दायित्व का भुगतान करने पर। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। साझेदारों के मध्य हुए अनुबंध द्वारा निश्चित राशि से अथवा साझेदार द्वारा दायित्व के लिए की गई भुगतान की राशि से। नंबर 7, पेमेंट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस और अनअकाउंटेड लाइबिलिटी। विघटन संबंधी व्यय अथवा ऐसे दायित्वों का भुगतान जो पुस्तकों में प्रदर्शित नहीं थे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। वास्तविक भुगतान की गई राशि से इस प्रविष्टि को किया जाएगा। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, यदि कोई संपत्ति भी यदि पुस्तकों में पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हो, चाहे उसका हस्तांतरण वसूली खाते में किया गया हो अथवा नहीं, उसके विक्रय से प्राप्त राशि भी उसी प्रकार से प्रविष्ट की जाएगी जैसे किसी भौतिक रूप से और पुस्तकों में विद्यमान संपत्ति के विक्रय पर की जाती है। एक बार सारी संपत्तियां एवं सारे दायित्व जब वसूली खाते में हस्तांतरित कर दिए जाते हैं तो चाहे कोई संपत्ति पुस्तकों में हो अथवा न हो, चाहे कोई दायित्व पुस्तकों में हो अथवा न हो, इनके निपटारे पर प्रविष्टियां समान रूप से की जाती है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस इन रियलाइजेशन अकाउंट। वसूली खाते में बचे हुए शेष को वितरित करने के लिए वसूली खाते का क्रेडिट शेष होने पर यह लाभ होगा। लाभ विभाजन अनुपात में सभी साझेदारों के मध्य बांट दिया जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। यदि वसूली खाते का डेबिट पक्ष अधिक हो, डेबिट शेष हो, तो यह वसूली पर हानि होगी। इसे भी लाभ विभाजन अनुपात में सभी साझेदारों में वितरित कर दिया जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। Sometimes liabilities are not transferred to realization account. कभी कभी दायित्वों को वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में इन दायित्वों का सीधा भुगतान कर यदि इनमें कोई लाभ अथवा हानि होती है तो केवल इस लाभ अथवा हानि को ही वसूली खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसके संबंध में की जाने वाली लेखा प्रविष्टियाँ इस प्रकार होगी। नंबर 1, पेमेंट ऑफ अमाउंट मोर देन बुक वैल्यू। दायित्वों के पुस्तक मूल्य से अधिक भुगतान करने पर। लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। लाइबिलिटी अकाउंट के सामने उसका पुस्तक मूल्य लिखा जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट के सामने अधिक भुगतान की गई राशि जो हानि होगी वह लिखी जाएगी और कैश और बैंक के सामने जो वास्तव में भुगतान की गई राशि है वह लिखी जाएगी। नंबर 2, पेमेंट ऑफ अमाउंट लेस देन बुक वैल्यू। यदि दायित्वों का भुगतान पुस्तक मूल्य से कम पर किया जाए। सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट।
लाइबिलिटीज अकाउंट को पुस्तक मूल्य से डेबिट किया जाएगा। कैश और बैंक के सामने वास्तव में भुगतान की गई राशि लिखी जाएगी, जबकि रियलाइजेशन अकाउंट के सामने जितना दायित्वों का कम भुगतान किया गया है वह फर्म के लिए लाभ है और लाभ की राशि से वसूली खाते को क्रेडिट किया जाएगा। सम मोर अकाउंटिंग एंट्रीज। अब तक बताई गई सभी प्रविष्टियों के अतिरिक्त कुछ और लेखा प्रविष्टियां भी की जा सकती है। नंबर 1, पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, जब साझेदारी के ऋणों का भुगतान किया जाए। पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, लॉसेज एंड रिजर्व्स, पुराने अविभाजित लाभों, हानियों, संचयों का वितरण करने पर। पहले बात करते हैं पुराने अविभाजित लाभों को बांटने पर। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, एनी अदर रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनके लाभ विभाजन अनुपात में। पुरानी अविभाजित हानि को विभाजित करने पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या कोई भी और हानि जो पुस्तकों में विद्यमान है उसे क्रेडिट किया जाएगा और यह वितरण लाभ हानि विभाजन अनुपात में किया जाएगा। नंबर 3, सेटलमेंट ऑफ डेबिट बैलेंस इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किसी साझेदार के पूंजी खाते में डेबिट शेष रहने पर उस कमी को पूर्ति किए जाने के लिए उसे भुगतान करना होगा। जब फर्म द्वारा ऐसे साझेदार से भुगतान प्राप्त किया जाता है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसमें उस साझेदार द्वारा लाई गई राशि क्रेडिट की जाएगी। सेटलमेंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों के पूंजी के शेष का भुगतान जब उनके खातों में क्रेडिट शेष रहे, यानी यहाँ पर फर्म को भुगतान करना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, और यहाँ पर उनके क्रेडिट शेष के बराबर राशि का जो भुगतान किया जाएगा वह राशि लिखी जाएगी। नोट नंबर 1, आफ्टर सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, कैश एंड बैंक अकाउंट विल क्लोज ऑटोमेटिकली। अंत में फर्म में रोकड़ तथा बैंक शेष की कुल राशि उतनी ही होती है जितनी कि साझेदारों का भुगतान किया जाना होता है। अतः अंतिम प्रविष्टि के पश्चात फर्म के रोकड़ एवं बैंक खाता स्वतः ही बंद हो जाता है। जैसा कि पूर्व में हमने डिस्कशन कंप्लीट किया था, एक बार पुनः स्मरण करते हैं नोट नंबर 2 के माध्यम से। प्रोसीजर फॉर अनअकाउंटेड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ऐसी संपत्तियां एवं दायित्व जो फर्म की पुस्तकों में, लेखा पुस्तकों में उपलब्ध नहीं है, यानी कुछ संपत्तियां भौतिक रूप से विद्यमान होते हुए भी पुस्तकों में पूर्ण रूप से अपलिखित हो जाने के कारण
विद्यमान नहीं होती है या कुछ दायित्व जिन्हें भुगतान योग्य न मानकर पुस्तकों में नहीं दर्शाया जाता है, लेकिन इन्हें विक्रय करने से कुछ राशि प्राप्त हो सकती है अथवा समापन पर दायित्वों का भुगतान करना हो सकता है, क्योंकि ये अभी भी कार्यशील स्थिति में होते हैं। इन संपत्तियों एवं दायित्वों का पुस्तकों में कोई खाता न होने के कारण इनको वसूली खाते में अंतरित करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, लेकिन जब इनका विक्रय किया जाता है तो सामान्य किसी भी अन्य संपत्ति के विक्रय करने पर की जाने वाली प्रविष्टियां की जाएगी, यानी कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और दायित्व का भुगतान करने पर प्रविष्टि की जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण नोट और है, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी थ्रू सरेंडर ऑफ एसेट्स। किसी भी संपत्ति के समर्पण द्वारा किसी दायित्व का भुगतान, यानी यदि कोई दायित्व हमारी किसी संपत्ति को लेने के लिए तैयार हो जाए तो ऐसी स्थिति में कोई भी प्रकार की प्रविष्टि करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संपत्ति भी रियलाइजेशन अकाउंट में हस्तांतरित हो चुकी होती है और दायित्व भी रियलाइजेशन अकाउंट में हस्तांतरित हो चुके होते हैं। तो जब कोई दायित्व का भुगतान संपत्ति को समर्पित करने से किया जाए तो किसी भी प्रकार की प्रविष्टि करने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। उपरोक्त सभी प्रविष्टियों को सारांश रूप में वसूली खाते के इस प्रारूप में देखा जा सकता है। डेबिट साइड में टू सन्ड्री एसेट्स, बुक वैल्यू पर सभी संपत्तियों के हस्तांतरण कर दिया जाएगा, लेकिन कैश और बैंक अकाउंट, P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस, पार्टनर्स के करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के और लोन अकाउंट के डेबिट बैलेंसेस को छोड़कर, टू बैंक और कैश अकाउंट, एक्सपेंसेस फॉर रियलाइजेशन, टू बैंक और कैश अकाउंट, अमाउंट पेड फॉर liabilities and unrecorded liabilities, to partners capital account, expenses or liabilities paid or taken over by any partner, and finally to partners capital account, profit on realization distributed among partners in their profit sharing ratio. In credit side, by sundry liabilities, जिसमें P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट के क्रेडिट बैलेंसेस और अन्य कोई भी रिजर्व्स को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। बाय प्रोविजन ऑन एसेट्स, क्योंकि संपत्तियां यहाँ हस्तांतरित की जा चुकी है, यदि उन पर किसी प्रकार का प्रावधान बनाया गया है तो वो भी यहाँ पर हस्तांतरित कर दिया जाएगा। बाय बैंक और कैश अकाउंट, जब कोई संपत्ति चाहे वो अकाउंटेड हो या ना हो, पुस्तकों में हो या ना हो, रियलाइजेशन अकाउंट में हस्तांतरित की गई हो या ना की गई हो, उनके विक्रय से प्राप्त राशि यहाँ पर लिखी जाएगी। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यदि कोई संपत्ति किसी साझेदार द्वारा ले ली जाती है तो उसे भी यहाँ पर बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के द्वारा क्रेडिट की जाएगी। और यदि डेबिट साइड ज़्यादा हो तो क्रेडिट साइड में बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस ऑन रियलाइजेशन जो उनके लाभ विभाजन अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। थैंक यू।